हेलो फ्रेंड्स, और आज इस वीडियो में हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। हमने पिछले वीडियो में इसका जो चैप्टर 2 है उसके बारे में बात की थी। ये जो प्रोविजन है, ये जो चैप्टर 3 है, इसमें सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की बात की गई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोविजन है ये। जो पिछला एक्ट था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, तो क्या उसमें ये प्रोविजन था? नो, उसमें ये प्रोविजन नहीं था। ये 2019 का जो एक्ट आया है उसमें ये प्रोविजन जोड़ा गया है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, शॉर्ट में इसको अथॉरिटी बोलेंगे, कंज्यूमर अथॉरिटी इसको हम कह सकते हैं। इसका ऑब्जेक्ट क्या है बनाने का? इसका ऑब्जेक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। जो कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने का ये ऑब्जेक्ट है, और इसीलिए ये अथॉरिटी जो है स्थापित की गई है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी अथॉरिटी के बारे में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा चैप्टर 3 है और इसकी सेक्शन है 10। ठीक है, तो 10 नंबर जो सेक्शन है वहाँ से ये अथॉरिटी शुरू होती है। सेक्शन 10 से ये हमारा सेक्शन 10, ठीक है। तो सेक्शन 10 से ये अथॉरिटी शुरू होगी। नया प्रोविजन है, बहुत ही ड्रास्टिक प्रोविजन है, और ये आपको बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप ये वीडियो सुनेंगे आपको ये याद हो जाएगा। टाइमली एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये अथॉरिटी बनाई गई है। ये देखा गया है कि जो बाजार में बहुत ही चीटिंग के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को अच्छा माल नहीं मिलता, क्वालिटी का माल नहीं मिलता। जो पहले जैसे कोई भी सामान हम खरीदते हैं तो उसमें कभी कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, कोई गारंटी और वारंटी की बात तो की जाती है, लेकिन वास्तव में कंज्यूमर्स को कोई गारंटी और वारंटी नहीं मिलती है। तो कई तरीके के फ्रॉड मार्केट में फैले हुए हैं। तो इन सब को रोकने के लिए, इन पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए ये एक नया कंसेप्ट अथॉरिटी का 2019 के कंज्यूमर एक्ट में लाया गया है। इस कंज्यूमर एक्ट पर हम 10 वीडियो बनाएंगे डेली। आपको ये एक वीडियो ये आपको इस पर मिलेगा। इस 10 वीडियो के जरिए हम पूरा कंज्यूमर एक्ट बहुत ही डिटेल में समझ लेंगे। अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, मेरे पास समय भी है, तो मैं सोची कि चलो आप लोगों को अब मैं डेली वीडियो प्रोवाइड कराती हूँ। तो ये सुबह 9-10 बजे के आसपास ये वीडियो आपको मैं अपलोड कर दिया करूँगी। ठीक है, तो आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों को फ्री उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि आप लोगों में कानून की जागरूकता बढ़े, आप लोग अच्छे एडवोकेट बने, और अच्छे एडवोकेट बनकर लोगों के साथ आप न्याय कर सकें। क्योंकि जब तक हमको खुद कानून की समझ नहीं होगी, हमें ये नहीं पता चलेगा नए एक्ट में क्या प्रोविजन आ गए हैं, कैसे हम उनके अधीन कार्रवाई कर सकते हैं। देखिए, जो पुराना कंज्यूमर एक्ट था उसमें जो अदालतें थी, जिनको फोरम कहा जाता था, कंज्यूमर फोरम्स, ठीक है, उनमें कोई भी जो कंज्यूमर था, कोई भी ग्राहक जो अपने मुकदमे वहाँ ले जा सकता है, अपनी शिकायत वहाँ दर्ज करा सकता था। तो उन अदालतों के सामने किस तरह पैरवी की जाती है, उनको क्या क्या दिक्कतें आती थी, क्यों मुकदमे इतने लंबे चलते हैं, इन सारे बातों के बारे में हम कुछ अलग अलग वीडियो के बारे में बात करते रहेंगे। तो आज का हमारा ये जो सेकंड वीडियो है ये अथॉरिटी के बारे में है। एक लास्ट में मैं आपको वीडियो ओवरव्यू का भी डालूंगी कि इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का ओवरव्यू क्या है, इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, और 86 का जो कंज्यूमर एक्ट है उसके बाद 2019 में उसमें क्या क्या चेंज किया गया है। तो इस वीडियो में चलिए हम अथॉरिटी को समझ लेते हैं। तो सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स, एक तो जो सेटलमेंट है कंज्यूमर डिस्प्यूट्स का, ये जो ऑब्जेक्ट है इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, ये जो 3 हैं ये इसके ऑब्जेक्ट हैं कि इस एक्ट को क्यों बनाया गया। पहला, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। दूसरा, एस्टैब्लिश अथॉरिटीज।
तीसरा टाइमली एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, और चौथा सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। तो यहाँ ये जो एस्टेब्लिश अथॉरिटी वाला जो पॉइंट है, ये इस ऑब्जेक्ट के तहत ये अथॉरिटी इसमें ये बनाई गई है। ठीक है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट के, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो सेकंड ऑब्जेक्ट है, इसको ये अथॉरिटी जो है इसका पर्पस सोल्व करती है। तो अथॉरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इसका सेटअप क्या है, इसमें कितने मेंबर्स होंगे, ये क्या काम करेगी, ये सारा हम अभी आगे वाली स्लाइडों में पढ़ेंगे। तो सेक्शन जो 10 है बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपको बताया है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में ये कहा गया है कि वो जो अथॉरिटी है उसको एस्टेब्लिश करेगी। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन अगर से पूछ सकते हो कि हु विल एस्टेब्लिश द सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी को कौन एस्टेब्लिश करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट विल एस्टेब्लिश, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस अथॉरिटी को स्थापित करेगी, एस्टेब्लिश करेगी। ठीक है, क्या ऑब्जेक्ट क्या है? रेगुलेट मैटर्स। कौन से मैटर्स को रेगुलेट करने के लिए ये अथॉरिटी बनाई गई है? एक तो वॉयलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर राइट्स का वॉयलेशन बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, मार्केट में बहुत फ्रॉड बढ़ गया है। तो सिर्फ कंज्यूमर कोर्टें हैं या कंज्यूमर फोरम्स हैं, उनसे काम नहीं चलेगा, इसलिए एक अथॉरिटी की जरूरत महसूस की जा रही थी। तो कंज्यूमर राइट्स का जो वॉयलेशन है, कंज्यूमर राइट्स का जो उल्लंघन है, उसको देखने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए ये अथॉरिटी बनाई गई है। एक तो इसका पर्पज ये है। दूसरा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, बाजार की जो आदतें हैं वो अनफेयर हैं। मतलब जो लोग हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं या शॉपकीपर्स हैं, वो खुद ही केवल बेनिफिट कमाना चाहते हैं, कंज्यूमर को कोई बेनिफिट नहीं देना चाहते। उनके साथ फ्रॉड होता रहा है और गलत चीज़ें मार्केट में दी जाती हैं, पैसे ऊंचे लिए जाते हैं, लेकिन उस लेवल की चीज़, उस लेवल की वस्तु, उस लेवल की सर्विस उनको उपलब्ध नहीं कराई जाती। तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, बाजार की सही प्रैक्टिस नहीं है, और इसको रोकने के लिए ये अथॉरिटी बनाई गई है। तो दो हो गया, पहला है वॉयलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट, ये दोनों मिलते जुलते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइए कि ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस वॉयलेशन से किस तरह अलग है। ठीक है, ये नाम थोड़े अलग अलग हैं, दोनों ओवरलैप करती हैं बातें, इनको ज़्यादा डिटेल में आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम एग्जाम्पल कोई चीज़ का लेते हैं तो वो अपने आप ही समझ में आ जाता है कि ये वॉयलेशन है या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। वॉयलेशन में आप ये कह सकते हैं, वॉयलेशन एक व्यक्ति का भी हो सकता है, लेकिन ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा लोगों के साथ होती है और ये मार्केट की ऐसी हैबिट्स पड़ जाती हैं, इसलिए इनको प्रैक्टिस नाम दिया गया है। फॉल्स एडवर्टीजमेंट, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। अच्छा, ये भी देखा जाता है कि जैसे आपको दिखता है कि दीपिका पादुकोण किसी का एडवर्टीजमेंट कर रही है, कोई विज्ञापन कर रही है और कहती है कि ये फेयर क्रीम ने तो, इसने तो मेरे को गोरा कर दिया, और जब कोई दूसरी लड़की उस फेयर क्रीम को खरीदती है तो कुछ भी असर नहीं होता। तो ये क्या है? ये फॉल्स एडवर्टीजमेंट की श्रेणी में आता है। मिसलीडिंग, लोगों को मिसलीड किया जाता है, बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं कि ये चीज़ खरीदने से ऐसा हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा, होता कुछ भी नहीं है। तो ऐसे जो विज्ञापन मार्केट में चलते हैं जिससे आम जनता को भ्रमित किया जाता है, ऐसे झूठे विज्ञापनों पर रोक लगाने का काम भी ये अथॉरिटी करेगी। तो मोटे मोटे ये जो 3 ऑब्जेक्ट है, इन पर ये अथॉरिटी काम करेगी, इनको रेगुलेट करेगी, इनको नियंत्रित करेगी। अब और सेक्शन 10 में क्या कहा गया है? द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल, इसको मैं पूरा आपको डिटेल में सेक्शन 10 को पढ़ देती हूँ ताकि आपको ये पूरी धारा जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल, सेंट्रल गवर्नमेंट स्थापित करेगी। शैल शब्द का यूज हुआ है, मे शब्द का यूज नहीं हुआ है, शैल शब्द का यूज हुआ है। इसका मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट पर मैंडेटरी है कि उसको ये एस्टेब्लिश करनी ही करनी है अथॉरिटी। बाय नोटिफिकेशन, इसके लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा? एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा कि आज से हम ये सेंट्रल अथॉरिटी अपॉइंट करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज इट मे स्पेसिफाई, उसमें डेट मेंशन की जाएगी और किस डेट से ये प्रभावी होगा वो भी इस नोटिफिकेशन में वर्णित होगा। इन द नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन में वो डेट बताएंगे कि भाई इस डेट से ये अथॉरिटी काम करना शुरू कर देगी, एस्टेब्लिश किया जा रहा है। एज
सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इसका नाम होगा सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, क्योंकि सेंट्रल में है इसलिए इसका नाम सेंट्रल रखा गया है। कंज्यूमर एक ही अथॉरिटी होगी ये दिल्ली में, बाकी इसकी ब्रांचेज खोली जाएंगे, तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इसका नाम होगा। शॉर्ट में आप इसको कंज्यूमर अथॉरिटी भी कह सकते हैं, यहाँ से कंज्यूमर उठाओ और यहाँ से अथॉरिटी, तो कंज्यूमर अथॉरिटी, टू बी नोन एज द सेंट्रल अथॉरिटी। ठीक है, इसको सेंट्रल अथॉरिटी भी कह सकते हैं, सेंट्रल कंज्यूमर अथॉरिटी भी कह सकते हैं, जो आपको ठीक लगे, उचित लगे, छोटा हो, आपको याद हो जाए, वो शब्द आप इसके लिए काम में ले सकते हैं। अब है टू रेगुलेट, ये इसमें अपन ने ये पढ़ लिया है कि इसका उद्देश्य क्या होगा, तो आगे धारा में यही लिखा हुआ है, to regulate matters relating to violation of rights of consumers, unfair trade practice and false or misleading advertisement। ये तीनों चीजों को रोकने के लिए, रेगुलेट करने के लिए अथॉरिटी बनाई गई है। which are prejudicial to the interest of public, जो पब्लिक के हितों को नुकसान पहुंचाते हैं, ये वाली चीजें कंज्यूमर्स के राइट का उल्लंघन हो रहा है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, और जो पब्लिक क्योंकि एट लार्ज है, बहुत है, तो उसके हितों को ये नुकसान पहुंचाते हैं। एंड कंज्यूमर्स एंड टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड इन्फोर्स द राइट ऑफ कंज्यूमर एज ए क्लास। और अथॉरिटी ये क्या काम करेगी, उनके राइट्स को प्रमोट करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, एंड इन्फोर्स द राइट, और उनके राइट्स को इन्फोर्स करेगी। तो कुल मिलाकर ये कंज्यूमर के हितों में, जनता के, पब्लिक के हितों में काम करेगी। जो व्यक्ति सामान खरीद रहा है, जो सर्विसेज ले रहा है, जो उपभोक्ता है, उसके हितों के लिए ये अथॉरिटी काम करेगी। ये बड़ी बड़ी कंपनियों के हितों में काम नहीं करेगी ये अथॉरिटी, ये मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनके हितों में काम नहीं करेगी। ये छोटे छोटे लोग जो एक एक हैं, सिंगल सिंगल हैं, जो अलग अलग हैं, जिनका अपना कोई वजूद नहीं है, लेकिन वजूद कब है, अगर जनता एकजुट हो जाए तो बहुत वजूद है। लेकिन अलग अलग लोगों को ये लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां लूट लेती हैं, उनके साथ फ्रॉड करती हैं, क्योंकि अकेला व्यक्ति मार्केट के खिलाफ नहीं जा पाता है। ठीक है, वो अपने हितों की रक्षा नहीं कर पाता है, इसलिए ऐसी अथॉरिटियों की जरूरत पड़ती है। तो ये धारा 10 है, सेक्शन 10। अब इसका 10(2), दो जो इसमें इस धारा में 3 पैरा है, सब क्लोज हैं। तो दूसरा सब क्लोज ये कहता है, द सेंट्रल अथॉरिटी शैल कंसिस्ट ऑफ ए चीफ कमिश्नर। इसमें एक चीफ कमिश्नर होगा, मतलब इसका हेड जो है वो चीफ कमिश्नर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चीफ कमिश्नर। एंड सच नंबर ऑफ अदर कमिश्नर्स, और इसमें दूसरे कमिश्नर्स होंगे, एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बता देगी, प्रेस्क्राइब्ड कर देगी। टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज द पावर्स एंड डिस्चार्ज द फंक्शन अंडर दिस एक्ट। और ये जो कमिश्नर हैं, चीफ कमिश्नर और कमिश्नर, ये अपने पावर्स को यूज करेंगे, अपनी ड्यूटी निभाएंगे इस एक्ट के तहत। एक्सरसाइज द पावर एंड डिस्चार्ज द फंक्शन, जो उनको ड्यूटीज दी गई हैं, बताई गई हैं कि वो इस कंज्यूमर का जो कंज्यूमर राइट्स का जो वोलेशन करेंगी कंपनियां या लोग, बड़ी बड़ी होटलें, ये लोग अगर इनका वोलेशन करेंगे तो ये जो कमिश्नर्स हैं ये उसके हेल्प में काम करेंगे। चीफ कमिश्नर एंड सच नंबर ऑफ अदर कमिश्नर। चीफ कमिश्नर इसका हेड है और दूसरे इसमें कमिश्नर्स हैं। केंद्र सरकार कौन नियुक्त करेगा इनको? केंद्र सरकार नियुक्त करेगी। किसको नियुक्त करेगी? मुख्य कमिश्नर को और दूसरे कमिश्नर्स को। ठीक है, तो चीफ कमिश्नर, ये चीफ कमिश्नर हो गया हमारा, और ये दूसरे कमिश्नर्स हो गए, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करेगी, ये अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करेंगे। ठीक है, तो ये 2 नंबर जो क्लोज कह सकते हैं हम इसको, इसमें केवल ये दिया गया है कि सेंट्रल अथॉरिटी का हेड जो है चीफ कमिश्नर होगा और उसकी हेल्प करने के लिए दूसरे कमिश्नर्स होंगे और उनको केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट नियुक्त करेगी। अब है 10(3), इसका जो क्लॉज नंबर 3 है धारा 10 का, सेक्शन 10 का, वो ये कहता है कि इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में होगा। रीजनल ऑफिस भी खुलेंगे। रीजनल ऑफिस कहीं भी खुल सकते हैं। दूसरे ऑफिस के बारे में भी बात की गई है कि रीजनल ऑफिस के अलावा नीचे लेवल पर भी ऑफिस खोले जा सकते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में या तालुका लेवल पर
मतलब तालुका लेवल क्या बोलेंगे उसको, छोटा जो सब डिवीजन होता है, तो वहाँ तक इसकी अप्रोच बनाने के लिए ये कहीं तक भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के क्योंकि पास है इसका पावर उसको एस्टेब्लिश करने का, तो ये जब जब चाहे जैसे जैसे ज़रूरत होगी इसका ऑफिस जो है नीचे लेवल तक भी खुलती जाएंगी। वैसे अभी दिल्ली हेडक्वार्टर इसमें रहेगा। The headquarter of the central authority shall be at such place in the national capital region of Delhi. National capital region जो दिल्ली का है वहाँ पर इसका कार्यालय होगा, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर होगा। एंड इट शैल हैव रीजनल एंड अदर ऑफिसेज, रीजनल ऑफिस होंगे एंड अदर ऑफिसेज होंगे इन एनी अदर प्लेस इन इंडिया, इंडिया में कहीं भी इसका ऑफिस खुल सकता है एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट में डिसाइड। और ये डिसाइड सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है कि इसका ऑफिस हमें अगर और ज़रूरत है निचले लेवल तक तो हम इसके और ऑफिस खोलने का डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। पूरा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को इसका दिया गया है, ठीक है। तो हेडक्वार्टर कहाँ होगा? दिल्ली में। कौन और इसके और दूसरे ऑफिस कहाँ खुल सकते हैं? कहीं भी खुल सकते हैं, किसी जिले में खुल सकते हैं, किसी स्टेट की राजधानी में खुल सकते हैं, किसी दूसरे रीजन में खुल सकते हैं, उससे छोटे तहसील लेवल पर खुल सकते हैं। गांव लेवल पर तो नहीं जाएगी, इतनी तो अभी हमारी गवर्नमेंट का वो नहीं हुआ है कि गांव लेवल तक पहुंच जाए, लेकिन तहसील लेवल तक अभी जो है जा रहे हैं। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को डिसाइड करना है। गांव लेवल तक भी जाए तो इसमें तो अदर ऑफिसेज है, गांव लेवल में भी खोलना चाहे तो खोल सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को डिसाइड करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट मेक रूल्स फॉर क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट। अब ये अगली धारा में ये बात कही गई है, मैं यहाँ धारा आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि धारा इसलिए नहीं बता रही हूँ, अभी सिर्फ हम इसको मोटा मोटा ही सेंट्रल अथॉरिटी को पढ़ेंगे। अगर मैं धारा बताऊंगी तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको लगेगा धारा याद नहीं हो रही है, इसलिए मोटा मोटा ही हम इसको एक बार समझ लेंगे। तो धारा की अगर बात आपको समझानी होगी या आप कहेंगे तो अगला वीडियो बना दिया जाएगा। तो देखिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट मेक रूल्स फॉर क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर, प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट, टर्म ऑफ ऑफिस, सैलरी अलाउंस। अब अपन को अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि किस व्यक्ति को चीफ कमिश्नर गवर्नमेंट बनाएगी, और अगर सेंट्रल अथॉरिटी में कोई कमिश्नर नियुक्त होना है तो किसको बनाएगी, उसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, क्या कोई परीक्षा ली जाएगी। अब जैसे मान लो आप ही कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको लगे कि चलो और नहीं तो इस सेंट्रल अथॉरिटी में चीफ कमिश्नर ही बन जाते हैं या कमिश्नर ही बन जाते हैं, तो क्या हम बन सकते हैं? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसके बारे में रूल्स बनाएगी। अभी इसके रूल्स मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि शायद आए नहीं है, मुझे पक्का नॉलेज इस बारे में नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है इसमें रूल्स अभी आए नहीं है, आने बाकी है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसके रूल्स बनाएगी। क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर, इसके कमिश्नर के अपॉइंटमेंट कैसे होगा, इसका प्रोसीजर क्या होगा अपॉइंटमेंट का, कोई एग्जाम लेंगे या किसी व्यक्ति को ही डेलीगेट कर दिया जाएगा या एक्स ऑफिसियो बनेंगे, ये सब। टर्म ऑफ ऑफिस, कितने साल के लिए कमिश्नर अपॉइंट होंगे, सैलरी क्या होगी, अलाउंस क्या मिलेंगे, उनको क्या भत्ते मिलेंगे, ये सारी बातें सेंट्रल गवर्नमेंट नियम बनाएगी। यानी पूरा मामला जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही तय इसमें करेगी। फिर है एनी वैकेंसी, एनी डिफेक्ट इन अपॉइंटमेंट और एनी इरेगुलरिटी इन द प्रोसीजर विल नॉट अफेक्ट द मेरिट ऑफ द केस। अब कई बार क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये सेंट्रल अथॉरिटी मान लो कोई केस डिसाइड करती है, अब उसमें कोई चीफ कमिश्नर का पोस्ट खाली है या कमिश्नर की पोस्ट खाली है या किस उसके अपॉइंटमेंट में कोई डिफेक्ट है, तो सवाल ये है कि क्या ऐसे आदेश को, क्या ऐसे ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता है, कोई उसके प्रोसीजर में इरेगुलरिटी है। तो ये धारा ये स्पष्ट करती है कि अगर ऐसी कोई वैकेंसी है या कोई डिफेक्ट है अपॉइंटमेंट में या प्रोसीजर में कोई इरेगुलरिटी कर दी गई है, कोई अनियमितता कर दी गई है, तो उसका कोई असर उस केस की मेरिट पर नहीं पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज, सेंट्रल अथॉरिटी टेक सर्विस ऑफ एक्सपर्ट्स। अब क्या है कि इसका एक वो भी होगा, ऑफिस भी होगा, ठीक है, सेंट्रल अथॉरिटी का। तो इसमें कमिश्नर तो बैठेगा, ये तो मान लो हमारा कमिश्नर हो गया। अब ये हमारे ये तो हमारा चीफ कमिश्नर साहब हो गए, ठीक है, और ये हमारे हो गए कमिश्नर। अब भाई ये ऑफिस गए, तो ऑफिस गए ये कमिश्नर साहब, इनको पानी पीना है,
ठीक है, या इनको फाइल लेनी है तो क्या यही ऑफिस में चक्कर काटते रहेंगे? तो नहीं ना, टेबल कुर्सी कौन लगाएगा, वहाँ फाइलें भी होगी, अलमारियों में फाइल रखी जाएगी, कोई आदमी मिलने आएगा तो बाहर उसको कौन बताएगा कि चीफ कमिश्नर साहब अंदर बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, बहुत कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर कौन चलाएगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि केवल कमिश्नर और चीफ कमिश्नर से अथॉरिटी नहीं चलेगी, उसको और भी दूसरे ऑफिसर्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कर्मचारियों की, क्लर्क भी चाहिए, सिस्टम ऑफिसर भी चाहिए, और दूसरे जो क्लर्क्स हैं जो कंप्यूटर चलाते हैं, कोई दूसरा काम करते हैं, कोई अच्छा इनकी सैलरी के लिए अकाउंटेंट भी चाहिएगा। तो पूरा सेटअप जो होता है वो चाहिए पूरा। तो ये कौन प्रोवाइड कराएगा? दूसरे जो एम्प्लॉयज हैं वो कौन प्रोवाइड कराएगा? ऑफिसर एंड एम्प्लॉयज, वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। इसका कहने का मतलब ये है कि ये लोग तो ऑफिस चलाएंगे लेकिन पूरा सेटअप तो होना चाहिए इनकी असिस्टेंट के लिए। इनकी असिस्टेंट के लिए तो एक पूरा का पूरा ऑफिस वहाँ सेटअप किया जाएगा। समझ गए आप मेरी बात को? और ये जो सेंट्रल अथॉरिटी है, अब इनको जरूरी नहीं है कि पूरा, जैसे मान लिया एक आदमी ये कहता है कि भाई उसको ये नकली मावा दे दिया, ठीक है, अब कमिश्नर साहब थोड़ी ना नकली मावे की जांच करेंगे, तो इनको जैसे जरूरत है कुछ एक्सपर्ट्स की, अब तो ये एक्सपर्ट्स की सेवाएं ले सकते हैं। तो सेंट्रल अथॉरिटी जो है, ये ऑफिसर और एम्प्लॉयज तो होंगे ही, उनके अलावा इसमें ये एक्सपर्ट्स की सेवाएं भी ले पाएंगे। और ये जो एक्सपर्ट्स हैं ये किस उसमें हो सकते हैं? जैसे फूड सेफ्टी का है, फूड सेफ्टी इसमें हो सकता है, लॉ का कोई पॉइंट इनको ज़रूरत पड़ेगी तो लॉ एक्सपर्ट्स भी राय ले सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट और बहुत सारे दूसरे एक्सपर्ट्स हैं। इसमें 10-15 बिंदु दिए हुए हैं, तो उसमें कई तरह के लोग जैसे इनको ज़रूरत है उस तरह के एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। अब इसका सेक्शन जो 15 है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि इसमें एक इन्वेस्टिगेशन विंग भी होगी, क्योंकि अगर जांच करनी है तो कौन जांच करेगा? तो ये अपनी एक इन्वेस्टिगेशन विंग भी सेंट्रल अथॉरिटी की खोली जाएगी। सेंट्रल अथॉरिटी शैल हैव एन इन्वेस्टिगेशन विंग दैट इज हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल, और इसके हेड जो है इन्वेस्टिगेशन विंग के डायरेक्टर जनरल होंगे। अभी देखिए ये किस लेवल की इन्वेस्टिगेशन विंग है कि जब पुलिस का अगर हम ढांचा देखें पुलिस का, तो ये जैसे मान लो पुलिस का सेटअप है किसी स्टेट में, तो वहाँ डीजीपी होता है, उसका सबसे बड़ा हेड डीजीपी को बोलते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी डीजीपी। तो ये देखिए इसका जो हेड है वो इस लेवल का डीजीपी लेवल का हेड इसका होगा। तो आप ये सोच लीजिए कि ये सेंट्रल अथॉरिटी किस लेवल की संस्था होगी। भाई इंडिया में एक ही तो सेंट्रल अथॉरिटी बन रही है, तो आप सोच सकते हैं कि उसका जो चीफ कमिश्नर होगा वो कितना पावरफुल होगा। पूरे इंडिया में एक ही चीफ कमिश्नर होगा कंज्यूमर्स का, तो उसका हेड जो इन्वेस्टिगेशन करेगा, इन्वेस्टिगेशन इनकी एक विंग है, उसका हेड ही डीजी लेवल का है। तो आप सोच लीजिए ये कितनी बड़ी संस्था बनेगी। तो सेंट्रल अथॉरिटी शैल हैव एन इन्वेस्टिगेशन विंग दैट इज हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल उनके हेड होंगे। ये एक तरह की इन्वेस्टिगेशन विंग बनेगी, और फिर इनके साथ बहुत सारे डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, इस तरह कई सारे डायरेक्टर और इनके साथ काम करेंगे। पर्पज क्या है इसका? कंडक्टिंग इंक्वायरी ऑन इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टेड बाय द सेंट्रल अथॉरिटी। सेंट्रल अथॉरिटी के पास जो कंज्यूमर्स के राइट वायलेशन के बारे में जो कंप्लेंट्स आएंगी, जो शिकायत लोग करेंगे, हालांकि ये छोटे लेवल की शिकायतों की एजेंसी नहीं होगी, बड़े लेवल की शिकायतों की एजेंसी, क्योंकि सेंट्रल लेवल पर है तो कोई छोटी मोटी शिकायत थोड़ी ना आएंगी। वो तो उसके लिए तो अलग से फोरम और कमीशन अदालतें हैं ना। तो पर्पज क्या है इसका? इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी करना इस सेंट्रल अथॉरिटी का कार्य रहेगा। नहीं, सेंट्रल अथॉरिटी इस इन्वेस्टिगेशन विंग का कार्य रहेगा, और ये इन्वेस्टिगेशन करके सेंट्रल अथॉरिटी को सौंप देगी। तो सेंट्रल अथॉरिटी इनको फाइलें पहुंचाएंगी कि भाई ये कंप्लेंट आई है, इस पर आप इन्वेस्टिगेशन करो, तो वो इन्वेस्टिगेशन करेगी।
इसके बाद इसका सेक्शन 16 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मे बी इंक्वायर इनटू इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स रिगार्डिंग वायलेशन ऑफ राइट ऑफ कंज्यूमर। अब सेक्शन 16 ये कहता है कि सेंट्रल अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, उनको भी शिकायतें भेज पाएंगी। जैसे उनके पास सेंट्रल अथॉरिटी से जिले की शिकायत आई तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भेजी जाएंगी। तो सेक्शन 16 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पावर देता है कि वो भी उनमें जांच कर पाएंगे, इंक्वायर इनटू इन्वेस्टिगेट, अनुसंधान कर पाएंगे। मतलब मजिस्ट्रेट और पुलिस दोनों की शक्तियां, इंक्वायरी मजिस्ट्रेट करता है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, लेकिन यहाँ दोनों शब्द यूज हुए हैं, इंक्वायर इनटू एंड इन्वेस्टिगेशन। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है कंज्यूमर वायलेशन की, उपभोक्ताओं के अधिकारों की अगर कोई शिकायत आती है सेंट्रल अथॉरिटी के पास, सेंट्रल अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भेजती है तो वो जांच कर पाएगा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास डायरेक्ट जांच आती है तो उसको भी वो करके सेंट्रल अथॉरिटी को भेज सकेगा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कैन गेट कंप्लेंट्स फ्रॉम कंज्यूमर एज क्लास और फ्रॉम सेंट्रल अथॉरिटी। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर दोनों तरह से कंप्लेंट्स प्राप्त कर सकता है, वो सेंट्रल अथॉरिटी से भी प्राप्त कर सकता है या डायरेक्ट कंज्यूमर से भी, एज ए क्लास, मतलब बड़े लेवल पर। एक कंज्यूमर शिकायत नहीं करेगा, बड़े लेवल पर, जैसे एज ए क्लास, ठीक है। जैसे मान लो किसान एक क्लास हो गई कंज्यूमर की, अगर किसी फूड आइटम के बारे में या कृषि जिन्सों के बारे में कोई शिकायत आती है तो किसान संघ मान लीजिए शिकायत करता है, तो किसान एज ए क्लास हो गया वो कंज्यूमर का, ठीक है, उनकी एक क्लास हो गई किसानों की, ठीक है। तो वो एक अपने एक वर्ग के बारे में उन्होंने, क्योंकि उन सारे किसानों की एक जैसी समस्याएं हैं, एक किसान की समस्या नहीं है, सारे किसानों की समस्या है, तो एज ए क्लास जो है उनकी समस्या आ गई तो वो कंप्लेंट डायरेक्ट इसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को चली जाएंगी और वो जांच करके सेंट्रल अथॉरिटी को अपनी रिपोर्ट भेजेंगे। या सेंट्रल अथॉरिटी को भी शिकायत की जा सकती है, वो अपनी जांच डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से करवा सकते हैं या फिर उनके पास जो इन्वेस्टिगेशन की विंग है उनसे करवा सकते हैं। अब वर्क ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड इन्फोर्स द राइट ऑफ कंज्यूमर एज ए क्लास, मतलब एक वर्ग के रूप में जो उपभोक्ता होता है उनके हितों की रक्षा करना इसका कार्य रहेगा। वॉयलेशन, उल्लंघन, उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन, इनका उनको रोकना इनका कार्य रहेगा। और मार्केट में जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस चल रही हैं, जो अनुचित बाजार की आदतें हैं, उनको रोकने का, कि उपभोक्ताओं के साथ उनके साथ फ्रॉड नहीं हो और उनको भुलावे वाले, भ्रम वाले जो है एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाए जाए। फाइल कंप्लेंट्स बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। जो छोटे उपभोक्ता हैं, एक एक, जैसे किसी एक उपभोक्ता, मान लो किसी महिला ने कोई साड़ी खरीदी और वो डिफेक्टिव पीस आ गया, या किसी आदमी ने कोई फ्रिज खरीदा, ठीक है, वो डिफेक्टिव पीस आ गया, अब जो शॉपकीपर है वो बदल नहीं रहा है उसको ठीक भी नहीं कर रहा है, तो फिर वो शिकायतें जाएंगी यहाँ। ये इसमें कमीशंस बनाए गए हैं, ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन, ये हम अलग से पढ़ेंगे। तो यहाँ सेंट्रल अथॉरिटी ये इन शिकायतों को नहीं सुन रही है, ठीक है, ये छोटी छोटी शिकायतें नहीं सुन रही है, ये कंज्यूमर एज ए क्लास, मतलब बड़े लेवल पर एक कोई बड़ा लोग इसमें प्रभावित हैं, काफ़ी लोग इसमें एक ही समस्या से ग्रस्त हैं, तो एज ए क्लास के रूप में वो सेंट्रल अथॉरिटी उनके लिए कार्य करेगी, ठीक है। अब ये सेक्शन 18 आ गया कि और ये क्या क्या काम कर सकती है। रिकमेंड एडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल कोवेनेंट्स, ये सेंट्रल अथॉरिटी जो है ये जो भी इंटरनेशनल कोवेनेंट्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, तो उसके अनुसार कंज्यूमरों, जो उपभोक्ता हैं, उनके क्या क्या राइट्स हैं और क्या क्या प्रैक्टिस हैं, उनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये रिकमेंड करेंगी। रिकमेंड अडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल कोवेनेंट्स एंड बेस्ड इंटरनेशनल प्रैक्टिस, जो भी अच्छी अंतर्राष्ट्रीय प्रैक्टिस हैं इसमें उपभोक्ता के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए, उन पर ये केंद्रीय सरकार को अपनी राय देंगी और उसको रिकमेंड करेंगी कि यहाँ की सरकार भी उसके बारे में कानून लाए या माने या कोई रूल बनाए या कुछ भी कर सकती है। प्रमोट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ कंज्यूमर राइट, इसके बारे में रिसर्च करेंगी और फिर उसको बढ़ावा देंगी, ठीक है। स्प्रेड एंड प्रमोट अवेयरनेस ऑन कंज्यूमर राइट, उपभोक्ता अधिकारों के बारे में अवेयरनेस, जागृति फैलाएंगी। encourage non-governmental organization and other institution working in the field of consumer rights, ये संस्था जो अथॉरिटी है इस बारे में भी काम करेगी कि एनजीओ बने,
जो स्वयंसेवी संगठन है, एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वो आए और उपभोक्ता के मामलों के लिए कार्रवाई करें। तो वो इनको भी बढ़ावा देंगे, इनकरेज करेंगे उनको, है ना। ठीक है। आई वर्कड विद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी गेट द यूज ऑफ यूनिक एंड यूनिवर्सल गुड आइडेंटिफायर्स इन सच गुड्स एज मे बी नेसेसरी टू प्रिवेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के लिए क्या अच्छा हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें इसमें जो भी प्रैक्टिस है या ऐसी कोई प्रथा डेवलप की जा सकती है कि किस तरह लोगों को फ़ायदा पहुंचाए। तो इस तरह भी एनजीओज के साथ और ये एजेंसीज हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसीज हैं, जो कंज्यूमर राइट्स के हित के लिए कार्य करती हैं, उनके साथ ये मिलकर ये संस्था काम करेगी। और व्हाट ऑर्डर्स कैन बी गिवन बाय सेंट्रल अथॉरिटी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि सेंट्रल अथॉरिटी कर क्या सकती है। क्या केवल ये कोई एडवाइजरी संस्था है या इसके पास कोई पावर है, क्या कर सकती है। तो ये सेक्शन 20 जो है इसके बारे में अच्छा दिया गया है कि ये जो सेंट्रल अथॉरिटी कोई बिना दांत की संस्था नहीं है, बल्कि इसको दांत दिए गए हैं, इसको पावर्स दी गई हैं और ये बड़े अच्छे फैसले लेकर उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों का संरक्षण कर सकती हैं। जैसे रिकॉलिंग ऑफ गुड्स, विड्रॉल ऑफ सर्विसेज विच आर डेंजरस, हजार्डस और अनसेफ। अगर कोई कंपनी कोई ऐसी सर्विस मार्केट में दे रही है जो बिल्कुल अनसेफ है, जो लोगों की सुरक्षा को प्रभावित करती है, जो बहुत ही खतरनाक हैं, तो ऐसी सर्विसेज को ये आदेश कर सकती है कि उनको वापस ले लिया जाए। इस तरह का आदेश ये दे सकती है। या कोई मार्केट में ऐसी वस्तु है जिससे उपभोक्ताओं को नुकसान हो रहा है, जनता परेशान हो रही है उससे, तो उस वस्तु को वो मार्केट से हटवा सकती है। Reimbursement of the prices of goods or services and discontinuation of practices which are unfair। और जो मार्केट में इस तरह की कुछ बाजार मुखी आदतें चल रही हैं जो उपभोक्ताओं के लिए अच्छी नहीं है, तो उनको भी विड्रॉ करवा सकती है, उनको हटवा सकती है और उनके जो पैसे लगे हैं लोगों के, उन पैसों को रिम्बर्समेंट करवा सकती है, मतलब उन पैसों को वापस दिलवा सकती है, उन पैसों की उनके स्थान पर क्षतिपूर्ति उनको दिलवा सकती है कि भाई इनके ये वापस करे जाए। ठीक है। तो इस तरह के ये काम कर सकती है, ये सेक्शन 20 में दिया गया है। तो सेंट्रल अथॉरिटी को पावरलेस नहीं बनाया गया है, केवल एक एडवाइजरी संस्था के रूप में स्थापित नहीं किया गया है। ये आने वाले जमाने में, आने वाले समय में ये सेंट्रल अथॉरिटी बहुत पावरफुल काम कर सकती है, जिस हिसाब से ये इस 2019 के एक्ट में इंसर्ट की गई है। अब इसकी जो सेक्शन 21 है वो ये कहती है कि डिसकंटिन्यू फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, जो अगर गलत विज्ञापन दिए जा रहे हैं किसी वस्तु के लिए तो इनको डिसकंटिन्यू करवा सकती है, मतलब बीच में रोक सकती है। ऑर्डर कैन बी इशूड टू द कंसर्न ट्रेडर, उस ट्रेडर को भी ये ऑर्डर दिया जा सकता है, मैन्युफैक्चरर को दिया जा सकता है, एडवर्टीजर को दिया जा सकता है, पब्लिशर, इंडोर्सर, ये जो बीच के जितने भी लोग हैं ना, पब्लिशर वगैरह, इन सबको ये गलत और भ्रमात्मक जो विज्ञापन आते हैं इनको रोकने का आदेश दिया जा सकता है। भ्रमात्मक विज्ञापन आप टीवी पर देखें, कई बार बहुत इस तरह के विज्ञापन आते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, होता कुछ भी नहीं है। तो इस तरह भ्रम फैलाने वाले जो एडवर्टीजमेंट है, विज्ञापन है, जो जनता में भ्रम फैलाते हैं, उनको हटाने का ये अथॉरिटी आदेश कर सकती है। और अगर नहीं माने तो पेनल्टी अप टू 10 लाख, 10 लाख रुपए तक उस पर पेनल्टी लगाई जा सकती है पहले अपराध पर, और अगर सेकेंड ऑफेंस किया तो 50 लाख तक भी ये पेनल्टी जा सकती है। तो इस तरह इस संस्था को पावरफुल बनाया गया है, इसके हाथों में ये पेनल्टी के प्रोविजन देकर। तो सेक्शन 10 से लेकर 27 तक इस अथॉरिटी के बारे में प्रोविजन किया गया है। बड़ी इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है। हमने केवल इसका एक थोड़ा सा ब्रीफ जाना है, मोटा मोटा धाराओं को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा है। हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये अथॉरिटी क्या काम कर सकती है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।